आइए छात्रों, एक बार फिर से मिलते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप भाग 2 में। पहले पार्ट में हमने आपको समझाया कि प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभक्त रहेंगे और किस खंड में प्रश्नों का अंक भार कितना होगा। हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। खंड क जो होगा वो अपठित के लिए है और इससे 14 अंक के प्रश्न हैं। गद्यांश से 7 नंबर के लिए और पद्यांश से भी 7 नंबर के लिए। खंड ख व्याकरण के लिए है और इससे 16 अंकों के प्रश्न रहेंगे। व्याकरण में आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। वाच्य पर आधारित प्रश्न होंगे, वो भी 4 अंकों के होंगे। पद परिचय से संबंधित प्रश्न वो भी 4 अंक के होंगे और अलंकार पर आधारित प्रश्न वो भी 4 अंक के होंगे। यानी खंड ख जो व्याकरण खंड के लिए है 16 नंबर के प्रश्न रहेंगे। खंड ग जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक के लिए है। इससे प्रश्नों का अंक भार जो होगा वो 30 अंकों का होगा। पार्ट वाइज करके बता देते हैं। गद्य खंड से पठित गद्यांश 5 अंक, सभी प्रश्न वैकल्पिक हैं और पठित पद्यांश वो भी 5 अंक, सभी प्रश्न वैकल्पिक हैं। 5 वैकल्पिक हैं। 2-2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न गद्य खंड से 3 रहेंगे। आपके प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न छपे होंगे। किसी 3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। कभी कभार विद्यार्थी चारों प्रश्न के उत्तर लिख देते हैं इस आशय में कि जो सबसे अधिक सही होगा उसमें नंबर मिल जाएगा। कॉपी चेक करने वाले का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो विद्यार्थी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कभी कभार आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जिन 3 प्रश्नों पर आपका नियंत्रण सबसे अधिक हो या आपको लगे कि नहीं ये 3 प्रश्न हम इसका उत्तर बेहतर लिख पाएंगे, तो आप उन्हीं 3 प्रश्नों का चुनाव करें और उनके उत्तर लिखें। दिए गए निर्देश को खूब ध्यान से पढ़ करके कि वर्ड लिमिट कितना कह रहा है। फिर पठित पद्य खंड से भी आपको 3 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। कुल मिला जुला करके ये 22 नंबर के प्रश्न जो होंगे वो आपकी पाठ्य पुस्तक से है, गद्य और पद्य खंड से। एक और पुस्तक आपको पढ़नी है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यदि आप कोर्स ए के हैं तो आप क्षितिज कृतिका पढ़ेंगे, कोर्स बी के हैं तो स्पर्श और संचयन पढ़ेंगे। तो दूसरी पुस्तक जो है उसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 4-4 अंकों के 2। उसमें भी प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न शामिल रहेंगे। जिन 2 प्रश्नों पर आपका कमांड सबसे अधिक है उन 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। अपेक्षाकृत 2 अंकों का जो प्रश्न होता है उससे उसका उत्तर ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है, लंबा लिखना होता है। आप एक चीज़ और समझ लें खूब ध्यान से कि प्रश्नों के अंक भार के अनुरूप ही उत्तर को निर्धारित करें। अब चौथा खंड है खंड घ लेखन के लिए। तो खंड घ से आपको 20 अंकों के प्रश्न रहेंगे लेखन में। लेखन का दायरा बहुत बृहद है, इसको समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन चूंकि आपको सीधे ले जाकर के मझधार में छोड़ देना भी सीबीएसई बोर्ड का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए एक अनुच्छेद पूछा जाएगा 6 अंक का होगा और आपके प्रश्न पत्र में 3 अनुच्छेद दिए रहेंगे। 3 संबंधित विषय हैं, तीनों में से किसी एक पर
अनुच्छेद में संकेत बिंदु भी दिए होते हैं, तो उन संकेत बिंदुओं का आधार बना करके आप 3 में से किसी एक पर अनुच्छेद लिख देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद के बाद पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है। स्ववृत्त या ईमेल लेखन 5 अंकों के लिए है, पत्र भी 5 अंकों के लिए है, और विज्ञापन या संदेश 4 अंकों के लिए। इसके अलावा सूचना, संवाद इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि लेखन का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। अब जहाँ तक पूरे प्रश्न पत्र की बात आती है, तो पूरे प्रश्न पत्र में जैसा कि हमने नोट किया है 32 वैकल्पिक प्रश्न, 32 वैकल्पिक प्रश्न है। वैकल्पिक प्रश्नों का अपना फायदा और नुकसान दोनों है। वैकल्पिक प्रश्न फायदा इस मायने में है कि यदि आपने सही विकल्प का चयन किया है तो आपको उसमें 100% नंबर मिलता है, यानी 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर आपको उसमें मिल जाता है। लेकिन यदि आपने गलत विकल्प का चयन किया है तो वही होता है कि आपका 100% नंबर कट भी जाता है। जहाँ तक अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सवाल है, तो यहाँ आपको कुछ अंक दे दिए जाते हैं यदि आपका उत्तर अपेक्षा अनुरूप सही नहीं भी है तब भी। लेकिन जहाँ वैकल्पिक प्रश्नों की बात आती है तो वैकल्पिक प्रश्नों में आप थोड़ी सी अधिक सतर्कता बरतें। आपको परीक्षा में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, उस 15 मिनट का उपयोग आप पेपर पढ़ने के लिए करें, न कि अपने साथी परीक्षार्थियों से बात करने के लिए करें। उस 15 मिनट में आप अपठित गद्यांश, पद्यांश या पठित गद्यांश और पद्यांश जो है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। वैसे जब आप प्रश्नों को हल करना शुरू करें, उत्तर लिखना शुरू करें, तो इसके लिए भी हम लोग बताते हैं कि जो भी पठित गद्यांश या पद्यांश या पठित गद्यांश या पद्यांश दिए हुए हैं, छात्रों को उन्हें कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए और बहुत ही सजगता से, सतर्कता से दिए गए प्रश्नों के विकल्प का चुनाव करें। आप जब अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखें, उनके उत्तर लिखें, तो सबसे पहले आप प्रश्न के मांग को जरूर समझें, यानी आप क्वेश्चन के डिमांड को समझें कि आपसे किस उत्तर की अपेक्षा की जा रही है और आपसे प्रश्नकर्ता द्वारा जिस उत्तर की अपेक्षा की गई है आप प्रयास करें कि वही लिखें। वैसे छात्रों को अपने विचार के ऊपर भी या उनकी सोच, उनकी तार्किक क्षमता, उनकी चिंतन क्षमता के आधार पर भी नंबर देने का प्रावधान है, आपको नंबर मिलता है उससे। लेखन खंड में एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे किसी भी काम को हम शुरू करते हैं तो सीधे हम नहीं शुरू कर देते हैं। शुरू करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं और ख़त्म करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। साहित्य की भाषा में उसको हम लोग भूमिका कहते हैं। तो जब भी आप अनुच्छेद, पत्र इत्यादि की शुरुआत करें, सूचना, संवाद, विज्ञापन जो कुछ भी है, तो सबसे पहले आप भूमिका का ख्याल जरूर रखें, भूमिका लिखें, फिर विषय वस्तु से संबंधित बातें लिखें, आपके अपने विचार यदि कुछ हैं तो उसको लिखें, आप कुछ संदर्भ से जुड़े हुए उदाहरण दे सकते हैं तो उसको शामिल करें और फिर समापन करें। आप सीधे प्रश्न के उत्तर पर नहीं उतरें। और इस चीज़ का ख्याल हम तो ये कहेंगे कि आप प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी रखें इस चीज़ को। ऐसे करके आप अपने परीक्षा में जो भी व्यक्ति आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे। लिखावट साफ रखें, स्पष्ट रखें, सुंदर लिखने का प्रयास करें। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपने जो लिखा है वो किसी और को पढ़ना है। अक्सर क्लास में बातें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं कि सर जल्दीबाजी में हमने ये लिख दिया है, या जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो ऐसे आंसर हो गया है, या यहाँ हमने तो नहीं 9 लिखा है,
या ये प नहीं वो है, आप बता देते हैं, हम सुन लेते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने परीक्षा दे करके कॉपी जमा कर दी है और वो कॉपी अब कहीं और चेक हो रही है। उस व्यक्ति का आपके पास फ़ोन नहीं आने वाला है कि आपने क्या लिखा है, और न ही वो आपको बुला करके अपने पास बैठाने वाला है कि आप बताइए कि क्या क्या लिखे हैं। वहाँ आपकी लिखावट को वो जिस तरीके से पढ़ रहा है, जिस तरीके से समझ रहा है, आपको अंक भी उसी हिसाब से दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि लिखावट को स्पष्ट लिखें, और चूँकि किसी दूसरे को पढ़ना है तो उसको पढ़ने में कठिनाई नहीं हो। बाकी आपने पूरे साल पूरी तन्मयता और सजगता या सतर्कता के साथ पढ़ाई की है। आपने अपने कक्षा कार्य और गृह कार्य का जितना अधिक ख्याल रखा है, आपने स्व अध्ययन पर जितना अधिक समय बिताया है, उसके हिसाब से आपके मार्कशीट पर अंक तो जरूर आएंगे। हालांकि यदि कुछ कमियां रह गई हैं तो अभी भी समय नहीं बीता है, अभी समय है। कहा जाता है कि जब से सूझे तब से बूझे, जहाँ जागो वहीं सवेरा। अभी से भी यदि आप सुसुप्तावस्था में हैं, जगे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, यदि आप सुसुप्तावस्था में हैं तो जगिए, अभी समय है। और हम आपके उज्जवल और गरिमामय भविष्य की सुखद कामना करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट जो होगा, आपके परीक्षा का परिणाम जो होगा, वो आपके अभिभावकों के साथ साथ हमें भी खुशी प्रदान करेगा। धन्यवाद।